Assalamualaikum. Our today's topic of discussion is atomic absorption spectroscopy. आज की वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशंस, इसके प्रिंसिपल, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग को थोरोली डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेसिकली द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। जबकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे सैंपल में मौजूद जो गैशियस एटम्स होते हैं उनके ऊपर जब हम लाइट को फॉल कराते हैं तो वो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हर एक एटम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। उस एब्जॉर्प्शन को हम किस तरह से को रिलेट कर सकते हैं उस एलिमेंट की कंसंट्रेशन के साथ, ये हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। शुरू करते हैं इसकी एप्लीकेशन से। सबसे पहले एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है किसी भी सैंपल में मौजूद मेटल या सम केसेस में नॉन मेटल्स की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास जैसे कोई फूड सैंपल है, उस फूड या बीवरेज के अंदर हमने किसी स्पेसिफिक मेटल की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में ब्लड मेटल डिटेक्शन के लिए भी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में जैसे कि वाटर या सोइल के अंदर मौजूद मेटल्स की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओवरऑल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही हेल्पफुल एनालिटिकल टूल है जिसकी मदद से हम किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन को अपने सैंपल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो लाइट सोर्स होता है, जिसमें हम कोई भी सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्लेम, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर और रीड आउट डिवाइस। सम केसेस में चॉपर भी लगा हुआ होता है बिटवीन लाइट सोर्स एंड फ्लेम। इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन में डिफरेंट तरह के सोर्स ऑफ रेडिएशंस यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्योंकि यहाँ पर शार्प लाइन सोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं इसलिए ज़्यादातर होलो कैथोड लैम्प को ही एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन या लाइट सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। हम आज की वीडियो में होलो कैथोड लैम्प को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होलो कैथोड लैम्प जो है वो बेसिकली एक ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर टंगस्टन एनोड मौजूद होता है और यहाँ पर जो कैथोड यूज़ किया जाता है वो मेटल ऑफ इंटरेस्ट का होता है, यानी वो मेटल या वो एलिमेंट जिसको हमने अपने सैंपल में जिसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है उसी मटेरियल का कैथोड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेट्स सपोज कि अगर हमने अपने सैंपल के अंदर कॉपर की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर जो हम कैथोड यूज़ करेंगे वो कॉपर मटेरियल का ही बना हुआ होगा। हम ये जानते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके अलावा जो ये ग्लास ट्यूब होती है इसे फिल किया जाता है इनर्ट गैस से। वो इनर्ट गैस नियोन या आर्गोन में से कोई हो सकती है। होता बेसिकली क्या है कि जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो गैस के एटम्स होते हैं ये एनोड पर जाकर आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव आयंस कैथोड पर जाकर बम्बार्ड होते हैं तो उसकी वजह से जो कैथोड का मटेरियल है वो वेपराइज हो जाता है, जिसे हम स्पटरिंग का नाम देते हैं। अगर हमारा कैथोड जो है वो कॉपर मटेरियल का बना हुआ है, क्योंकि हमने कॉपर की ही यहाँ पर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है सैंपल में, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जैसे ही यहाँ से एनोड से पॉजिटिव आयंस हमारे कैथोड के ऊपर आकर बम्बार्ड होंगे तो जो कॉपर के एटम्स ग्राउंड स्टेट में मौजूद होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब इस स्पटरिंग की वजह से
क्या हुआ कि हमारे जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स थे वो चले गए एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब जैसे ही ये एटम्स एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये रेडिएशन एमिट करेंगे, ठीक है। वो जो ये रेडिएशन एमिट करेंगे वही हमें यहाँ पर एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। कॉपर जो है वो अब्जॉर्ब करता है वेवलेंथ 324.8 नैनोमीटर तक की, ठीक है। देन अगर बात की जाए फ्लेम की, तो फ्लेम के साथ यहाँ पर सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम लगा हुआ होता है। सैंपल इंट्रोडक्शन सिस्टम के हमारे पास यहाँ पर हम दो तरह के बर्नर्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी दो तरह के बर्नर यूज़ किए थे सैंपल इंट्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट वन इज़ टोटल कंजप्शन बर्नर एंड द सेकेंड वन इज़ प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर। होता क्या है कि यहाँ से जो हमारा सैंपल है वो ऑक्सीडेंट और फ्यूल के साथ मिक्स होके इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे फ्लेम के ऊपर। अब फ्लेम यहाँ पर जो यूज़ की जाती है वो शीट लाइक होती है और इस फ्लेम के मिडल में जो टेम्परेचर है फ्लेम का वो हाई रहता है ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जो है वो पॉसिबल हो सके। सो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हमारा सैंपल प्लस ऑक्सीडेंट प्लस फ्यूल यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे फ्लेम के अंदर, तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेप होंगे एटमाइजेशन के, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ डिसोल्वेशन। डिसोल्वेशन में क्या होगा कि जो हमारा सैंपल है वो उस वक्त लिक्विड फॉर्म में था, यानी उसके अंदर कोई ना कोई सॉल्वेंट मौजूद होगा। डिसोल्वेशन स्टेप के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा और अब जो फ्लेम है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे सैंपल के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर वो सैंपल के एलिमेंट्स वेपराइज हो जाएंगे यानी गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड स्टेप जो है ये एटमाइजेशन है, यानी अब वो जो हमारा सैंपल गैसियस स्टेट में मौजूद था वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्री गैसियस एटम्स में। देन अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फ्री गैसियस एटम्स हैं इनमें से कुछ जो एटम्स होंगे वो फ्लेम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएंगे, ठीक है। जबकि जो मोस्ट ऑफ द एटम्स होंगे वो स्टिल ग्राउंड स्टेट में ही रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम फ्लेम यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की निस्बत कम ही रहता है। यानी जो हम फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्लेम यूज़ करते थे वो बहुत हाई टेम्परेचर फ्लेम होती थी। वो ना सिर्फ हमारे सैंपल एटम्स को यानी उनकी एटमाइजेशन कराती थी बल्कि उनकी एक्साइटेशन को भी पॉसिबल करा देती थी। लेकिन यहाँ पर जो हम फ्लेम यूज़ कर रहे हैं ये फ्लेम सिर्फ और सिर्फ एटमाइजेशन कराएगी। कुछ एटम्स यहाँ पर भी एक्साइट होंगे हमारे सैंपल के, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो एटम्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट में ही रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो अब वो जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ से सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है इसमें से रेडिएशन आएगी वो हमारे सैंपल पे फॉल करेगी और अब तमाम के तमाम जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स मौजूद थे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने से। हर एक एटम स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। सो लेट्स से कि अगर हमारे सैंपल के अंदर कॉपर के एटम्स मौजूद हैं तो कॉपर के बारे में हमने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस ही वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ से आने वाली जो इस वेवलेंथ की लाइट होगी उसका कुछ पोर्शन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितनी यहाँ पर कॉपर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही वेवलेंथ इस वेवलेंथ की लाइट जो है वो ज़्यादा यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी और जितनी कम कंसंट्रेशन होगी कॉपर की उतनी ही यहाँ से आने वाली जो इस वेवलेंथ की लाइट है उसकी कम एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। सो होलो कैथोड लैम्प और फ्लेम के दरमियान एक चॉपर लगा रहता है। इस चॉपर का क्या काम होता है कि ये यहाँ से आने वाली लाइट को कभी ब्लॉक कर देता है तो कभी अनब्लॉक कर देता है, ठीक है। ब्लॉक अनब्लॉक उसका रीज़न ये होता है कि एक तो ये कि ये इस तरह लाइट को ब्लॉक अनब्लॉक करके फ्लिकरिंग इफेक्ट काज कर देता है जिसकी वजह से कैथोड की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है। यानी हमारा जो कैथोड है उसकी ऑक्सीडेशन को हम प्रिवेंट कर लेते हैं। और सेकेंड ये कि ये हमारे स्पटरिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा ये बैकग्राउंड इंटरफेरेंसेस से भी प्रिवेंट करता है, यानी जो फ्लेम की वजह से एब्जॉर्प्शन हुई है
उसको प्रिवेंट करता है। और यहाँ से जब मोनोक्रोमेटर पे और जब फाइनल हमारे पास रिजल्ट आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा होलो कैथोड लैम्प है इसकी तरफ से आने वाली रेडिएशन के लिए ही होगा, यानी ये एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है चॉपर। ठीक है, सो यहाँ से अब एब्जॉर्प्शन हुई इस वेवलेंथ की लाइट की, जितनी मैंने कहा कि ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर कॉपर के एटम्स की, उतनी ज़्यादा इस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी कम लाइट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, सो बाकी जो 324.8 नैनोमीटर की लाइट यहाँ पर रह गई है वो देन ट्रांसमिट होके चली जाएगी मोनोक्रोमेटर की तरफ। ठीक है, और उसको हम कहेंगे ट्रांसमिटेड लाइट, यानी 324.8 नैनोमीटर की जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ठीक है, वो ट्रांसमिट होकर आई है मोनोक्रोमेटर की तरफ। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पर फिल्टर लगे हुए होते हैं मोनोक्रोमेटर की जगह। यहाँ पर मैंने मोनोक्रोमेटर को ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि मोनोक्रोमेटर ही मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। सो मोनोक्रोमेटर जो है इसमें प्रिज्म लगा होता है, यहाँ से आने वाली रेडिएशन की देन ये फर्दर जो है एक ही वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है, जो कि यहाँ से जो रेडिएशंस आएंगी ट्रांसमिटेड उसमें जो 324.8 नैनोमीटर की वेवलेंथ होगी उसको फर्दर ये सिलेक्ट करेगा और फिर देन वहाँ से जो है वेवलेंथ जो है जाएगी हमारे डिटेक्टर की तरफ। डिटेक्टर का क्या काम है, डिटेक्टर जो है यहाँ से आने वाली स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब याद रहे कि ये जो वेवलेंथ है ये कॉपर के लिए है, कॉपर इस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करता है, जबकि सोडियम के लिए जो है वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है कैडमियम वगैरह उनके लिए डिफरेंट होगी। तो क्योंकि हम यहाँ पर कॉपर को एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं कॉपर को ही बार बार बोल रही हूँ। सो डिटेक्टर इस रेडिएशन को जो यहाँ से ट्रांसमिट होकर आई है मोनोक्रोमेटर से पास आउट होते हुए उसे डिटेक्ट करेगा। डिटेक्टर यहाँ पर फोटो सेल ट्यूब्स ही मोस्टली यूज़ की जाती है। देन हमारी जो लाइट डिटेक्ट हुई है वो जाएगी एम्पलीफायर की तरफ, एम्पलीफायर से जो है वो रिकॉर्डर की तरफ जाएगा और रिकॉर्डर पे हमें एक ग्राफ मिलेगा। ठीक है, जो कि एब्जॉर्प्शन वर्सेस कंसंट्रेशन होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ से तो जो लाइट आई वो ट्रांसमिटेड लाइट थी, लेकिन जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो एब्जॉर्प्शन वर्सेस कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह रहे थे कि बियर-लैम्बर्ट लॉ पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल बेस करता है। तो अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट्स लॉ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन ट्रांसमिटेंस। ठीक है, सो अगर हमें ट्रांसमिटेंस मालूम होगी यानी ट्रांसमिटेड लाइट का पता होगा तो हम वहाँ से एब्जॉर्ब्ड लाइट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ आएगा दैट विल बी एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान। ठीक है, अब हमें यहाँ से जो ट्रांसमिटेड लाइट है वहाँ से हमने एब्जॉर्बेंस फाइंड आउट कर ली। ठीक है, यहाँ से वैसे तो हमें ट्रांसमिटेड लाइट के लिए मिला था, लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट से हमने बियर-लैम्बर्ट लॉ को अप्लाई करते हुए एब्जॉर्बेंस को फाइंड आउट कर लिया। सो अब कंसंट्रेशन का कैसे पता चलेगा? अगर हमें किसी भी एलिमेंट की या मेटल या नॉन मेटल की अपने सैंपल के अंदर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन कर्व की फॉर्मेशन करते हैं। कैलिब्रेशन कर्व जो है उसके लिए क्या करना होता है कि पहले जो हम यहाँ से सैंपल रन करेंगे अपनी फ्लेम के अंदर जो इंट्रोड्यूस कराएंगे वो नाउन सैंपल होगा, यानी उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी। ठीक है, इसी तरह हम डिफरेंट कंसंट्रेशन पर लाइक 10, 20, ठीक है, जितनी भी कंसंट्रेशन होगी, ये मैं सपोज्ड लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 10, 20, 30 सो ऑन। ठीक है, नाउन कंसंट्रेशन का सैंपल हम यहाँ से रन कराते रहेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा कि यहाँ से हमें एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, उनको हमने यहाँ पर पुट किया, यहाँ पे हमारे पास कोई कर्व आ जाएगी जिसको हम कैलिब्रेशन कर्व का नाम देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हम उसी मटेरियल का अननाउन सैंपल रन करेंगे। ठीक है, और उस अननाउन सैंपल से यहाँ पे हमारे पास जो है एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी। तो
यहाँ पे जो हमने कैलिब्रेशन कर्व पहले फॉर्म की थी नाउन के लिए, उसकी मदद से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आई है, और देन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो जो हमारे पास नाउन सैंपल होगा उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी, और वहाँ से हम एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। देन जो अननाउन सैंपल होगा उसके लिए हमें एब्जॉर्बेंस का पता होगा, तो एब्जॉर्बेंस का पता होगा तो हम वहाँ से कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन कर्व। सो आई होप सो कि आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस, इसकी प्रिंसिपल और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।